अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, सच्चाई और हक की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज एक बहुत अहम खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हीरा गोल्ड से ताल्लुकात रखता है। अगर ये वीडियो नहीं देखोगे पछताओगे ज़रूर, चाहे आप SFIO के इन्वेस्टर्स हो या अगर आपने SFIO में क्लेम अपना दर्ज किया है, क्लेम फॉर्म दर्ज कर दिया है, आप वो 12-13 हज़ार इन्वेस्टरों में से है जो 580 करोड़ का मामला चल रहा है, वो लोग हैं तो भी वीडियो देखना ज़रूरी है। और जो लोग नॉन कंप्लेनर्स भाई बहन हैं जिन्होंने कोर्ट का में नहीं गए, ना कंप्लेंट किए और ना उनका कोई जो है कानून के नज़र में उनका कोई वजूद ही नहीं है, तमाम लोगों के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी खबर जो बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हासिल होगी और इसमें आप फ़ायदेमंद रहोगे। जी हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चाहे हीरा ये जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स जो SFI वो गए थे जिसका 580 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो लोग हों, या जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहन हैं जिन्होंने कहीं पे भी कंप्लेंट नहीं की, ना FIR किया, ना कॉन्डेनेशन ऑफ डिले किया, ना ही कुछ, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में ज़रूर बताई जाएंगी। शायद वीडियो लंबा जाने वाला है लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं देखोगे फिर से बता रहा हूं पछताओगे ज़रूर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो रिपोर्टर एक्स न्यूज़ आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कॉन्टैक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सीधे मैं पॉइंट पर आता हूँ, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जो है इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की आपको कॉन्डेनेशन ऑफ डिले और तेलंगाना की कोर्ट जो है गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक नया कोर्ट का जो है केस रजिस्टर किया है। और एक और मामला है जो आज की ताज़ा खबर है, वो है वन हेल्प को लेकर के, वन हेल्प टेक्नोलॉजीज को लेकर के है। अब वन हेल्प टेक्नोलॉजीज का बहुत छोटा मामला है, बाकी का बहुत लंबा मामला जो है वो आपको देखना ज़रूर है पूरा वीडियो। वो है जो है आपको मैंने पहले ही बताया, पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, लेकिन वन हेल्प का बताना भी ज़रूरी है। ये वन हेल्प टेक्नोलॉजीज वो कंपनी है जिसने आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बना के जो है बेवकूफ़ बनाया है, जहाँ पे नौहरा शेख ने उस कंपनी को पैसे दिए थे जो आप सॉरी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों का पैसा है, और उस कंपनी को पैसे दिए थे। ये मैं 3-4 साल पहले वीडियो बना के इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जिसका जो है 2 करोड़ उनको जो है ट्रांसफ़र हुए थे, उसका जो है ट्रांजैक्शन जो है दिखाई दे रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो तो था। बट उसके अलावा जो है इनकी कहानी ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है नौहरा शेख की बहुत मदद की है सॉफ्टवेयर बना के, जिसमें जो है जब SFIO का क्लेम फॉर्म्स जब दर्ज हुआ था तो SFIO का क्लेम फॉर्म्स का जो पब्लिक नोटिस आई थी उस समय आपको याद होगा कि नौहरा शेख और उसके दलाल लोगों ने आप लोगों को गुमराह किया, बोला था कि ये IBG वाला फॉर्म भर दो, ये क्लेम फॉर्म भरो, वो फलाना भर दो, ये भर दो, वो भर दो करके। तो ये क्लेम फॉर्म का सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग कौन हैं, और उस समय जो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को बनाने वाले लोग कौन हैं, ये भी तो बताना है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक कॉल सेंटर जो है, आपको पता होगा कि कॉल सेंटर का नंबर भी रिलीज किया गया था नौहरा शेख की जानिब से,
हीरा गोल्ड के तरफ से कि जो भी अपना जो है पैसा वापस लेना चाहते हैं या उनका कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल सेंटर में कॉल करें, वो लोग उनको जवाब देते थे और आपको जो है तसल्ली देने की कोशिश करते थे, आपको ठंडा करने की कोशिश करते थे। और जो है SFIO में आप लोग क्लेम फॉर्म भरने से जो है आप रुक गए, आप नहीं गए थे। तो इसलिए ये वन हेल्थ टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसके बारे में बताना ज़रूरी था। और हाँ, आज के अखबार में, ईनाडू हैदराबाद के अखबार में एक खबर जो है ज़रूर जो है पब्लिश हुई है, जहाँ पे कहा जाता है कि इन लोगों ने भी अभी नौहरा शेख के ऊपर कुछ FIR किया है, कुछ हाथापाई हुई है, उनका कुछ पेमेंट रुक गया है, जो सॉफ्टवेयर के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट था, वो तमाम चीज़ें बताया जा रहा है और 8.5 करोड़ का मामला बताते हैं। उसके अलावा एक HDB करके जो है कंपनी का एक अलग स्कैम के बारे में भी एक खबर आ रही है, जिसका जिक्र जो है नौहरा शेख ने ही किया बोल के, और HDB का सॉफ्टवेयर जो है बनाया बोल के यही कंपनी में ये भी एक है। अब ये डायरेक्टली तो लोग जो है इन्वेस्टरों के गुनहगार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो है नौहरा शेख की बहुत मदद की, जिससे आवाम जो है परेशान हाल है। आज उनको जो फ़ायदा होना था, जो आज वो जो अगर कोर्ट चले जाते तो आज उनका बहुत फ़ायदा हो सकता था, शायद अब तक पैसा आ भी जाता। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि बाकी लोगों को तो नहीं मिला तो हमें कैसे मिलता। उसका सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन मोटा मोटा ये चीज़ को जो है लंबा खींचूंगा नहीं। ये वन हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, ये भी मैं आपको जो है कुछ चीज़ें जो है खुलासा करना चाहता हूँ। और इसमें जो है अभी नया जो है ये केस जो है रजिस्टर किया है 2 दिसंबर 2024 को। ये डायरी नंबर है जो स्टेट ऑफ तेलंगाना स्पेशल ऑफिसर वंदना जी ने हीरा ग्रुप के खिलाफ जो है नया केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर किया है। अब ये कैटेगरी तो वो तो है, बाद में स्टेट ऑफ तेलंगाना पेटिशनर है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से है जो तेलंगाना की है, और इन्होंने रेस्पोंडेंट इसको हीरा ग्रुप को बनाया। उसके बाद पेटिशनर देवीना सहगल, उसके बाद रेस्पोंडेंट एडवोकेट ये राजीव कुमार बंसाल कुमार, ये वगैरह वगैरह। इसमें ये जो भाई हैं, ये 3 जो चीज़ें हैं, ये इसका मैं हवाला दूसरे केस से दूंगा, ठीक है। इसका हवाला मैं दूसरे केस से दूंगा, एक सेकेंड। 1083, ठीक है। अभी 8 जो है स्टेट ऑफ कर्नाटका, नहीं ये केस नहीं है। जी एक सेकेंड हाँ, मैं बताता हूँ। नहीं, ये तो ईदगाह का मामला है, ठीक है। ये जो है ये SFIO का एडवोकेट है, अमरीश कुमार जो है ये SFIO का एडवोकेट है, ठीक है। इनसे हमें जो है इन्होंने अभी SFIO ने एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल किया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी ये तो केस डिटेल्स एक सेकेंड, ये पूरा जो है चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब इसमें क्या दलील है, क्या बात है, क्या चीज़ें हैं, लिस्टिंग डेट्स, उसके बाद ये एप्लीकेशंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्टेड है, ओके। मिसलेनियस जज है, प्रपोज्ड है लिस्टिंग, और ये देखिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। अब ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ये है रजिस्ट्रेशन IA नंबर, और ये जो है आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला है। अमरीश कुमार जो है ये एक्चुअली SFIO के लॉयर है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना था, इन्होंने 11 दिसंबर को फाइलिंग किया है। एक तो पहले जो है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए कुछ फाइलिंग किया था 2 दिसंबर को, और उसके बाद उन्होंने फिर से जो है और एक IA दाखिला किया है, यानी कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोल के बोलते हैं जिसको, और 11/12/2024 11 दिसंबर को भी एक केस जो है इन्होंने वहाँ पे कुछ दलील केस में जो है कुछ इंटरवीन किया है, ठीक है। अब ये आप लोगों के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ये प्रूफ है, ठीक है। ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है, आप लोग गौर से देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए एक बात ये है कि ये हम लोग जो है आपको याद होगा कि हमने जो है वीडियो बना के लोगों को जो है अवेयरनेस क्रिएट किया था, और जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहन हैं उनको दावत दी थी, और एक ग्रुप भी फॉर्म किया है।
पेड ग्रुप भी है हमारे पास और नॉन पेड ग्रुप भी है। फ्री में भी सर्विस दी जा रही है जिसमें 470 मेंबर्स हैं, और पेड सर्विस जो है उसमें 43 मेंबर्स हैं जो पेड सर्विस है, जो मुझे 300 रुपये दे के वो मेरे से लीगल एडवाइस ले रहे हैं। और नॉन पेड सर्विस जो है वो 470 लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक ग्रुप अलग से बनी है। अब सब कुछ भी जो है राय जो है मैंने दिया है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बहुत ज़रूरी है, फाइल करना ज़रूरी है। अब हम जो है 18 दिसंबर तक हम लोग रुके हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, ये SFIO वाले भी सुनना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ नॉन कंप्लेनर्स का मसला नहीं है, प्लीज़ सुनिए। अब कुछ लोग वादा करते हैं कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अभी ज़रूरी नहीं है, चाहे कर्नाटका में अगर कोई करना चाहे तो कर लीजिए करके बोलते हैं, और मुंबई में तो ज़रूरत नहीं है, EOW में अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में दे सकते बोल रहे, और तेलंगाना में तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी भी अगर CCS में जाते हैं तो स्टेटमेंट लिया जा रहा है बोल के ऐसा ग्रुप में बोलते हैं भाई साहब। अब उनको भी मुझे काउंटर में कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी ये चीज़ है, अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं करते हैं तो इससे नुकसान तो है नहीं। अगर हम लोग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं करेंगे तो इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, बराबर। तो हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई कहता है कि हम बाद में भी कर सकते तो कल क्यों करना, आज क्यों नहीं कर सकते, बराबर। तो ये मेरा एक जो है उसके लिए एक सवाल का जवाब है। नेक्स्ट आई बात है, हाँ चांद भाई की फोटो ज़रूर है, उसके बारे में भी मैं आगे आता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं ये, इनके बारे में भी आगे बताता हूँ। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का तो मैंने क्लैरिफिकेशन सिंपल बात में बता दिया कि ये बहुत सख्त ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। ये केस जो है SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है ऑफिस है, उनके ज़रिए की जा रही है। आप लोगों को याद होगा कि ये मैं 5 साल पहले ही ये ऑलरेडी इसके बारे में भी पहले भी बता चुका हूँ। जो कंपनी जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत एक्चुअल में फाइट होना चाहिए, और ये डिपॉजिटर्स एक्ट का मामला है जो तेलंगाना की स्टेट ने जो है ऑलरेडी उसको ये किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस 18 अक्टूबर 2024 को वापस से जो है स्टेट्स के ऊपर वो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, एज पर लॉ बोल दिया, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही फैसला कर सकती है, एज पर लॉ ही बोल सकती है, ठीक है। तो एज पर लॉ बोल दिया, तो अभी उसका भी एक मामला जो है अभी 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग होने वाली है। जो नया केस तेलंगाना स्टेट ने जो है नौहरा शेख के ऊपर वापस से सुप्रीम कोर्ट में अभी दर्ज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वापस से उसने केस रीओपन करने की कोशिश की है। उसके पीछे अलग मामला है, वो भी आपको खुलासा इसी वीडियो में ज़रूर करूँगा। पूरी बात ज़रूर सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आधे अधूरी वीडियो देख के कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं, वीडियो देखना बंद कर देते हैं। अब मामला ये है कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत होगा तो ही इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, और SFIO वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद गलत फहमी में हैं कि 580 करोड़ की जो लिस्ट जो ऑलरेडी 12-13 हज़ार इन्वेस्टरों की लिस्ट है, उन लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा और वो जो है फ़ायदे में रहेंगे। उन लोगों की गलत फहमी ये है, जिसके वजह से आज ये बवाल, बहुत सारा बवाल जो है मच रहा है। अब बात यह है कि चलो मान लेते कि इनको जो है 580 करोड़ में से इनको पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लेते इनको मिल जाता है बाई चांस, तो SFIO जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत इसको कानून इजाज़त देता है। अब कोई सवाल करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या उससे भी ऊपर है? फरहान रशीद क्या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है जो इतना बात बता रहा है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं लॉयर नहीं हूं, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं। जब लॉयर ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं। लेकिन एक बात है, मैंने IMA का केस देखा है, इंजास का केस देखा है, एम्बिडेंट का केस देखा है, बुर्राह का केस देखा है, आला का केस देखा है। याद दिला दूं कि IMA का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पैसा मिल चुका है, आला का तो पूरा रिफंड हो गया, अजमेरा का पैसा आया, इंजास का आने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, मेरा बैकग्राउंड एक हिस्ट्री है। हालांकि मैंने अकेले मेहनत नहीं की है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन मैंने मेजर रोल यूट्यूब में आके हाईलाइट करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में लगाया है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स ये बात को ज़रूर जान लें। अब SFIO के इन्वेस्टर्स सेफ है भी और नहीं भी, वो कैसे?
अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट बाई चांस, मुझे तो वो नहीं लगता कि वो 1% भी जो है एसएफआईओ की क्लेमेंट्स इन्वेस्टर्स को 580 करोड़ का रिफंड का ऑर्डर देने वाले हैं। वो नहीं देंगे क्योंकि वो कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उसका भी मेरे पास जवाब है, इसी वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। जो 11 दिसंबर 2024 को जो हियरिंग हुई थी इसमें, सॉरी 11 नवंबर 2024 को जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम पे जो नौहरा शेख को जो है 3 महीने का ये मामला एक्सटेंड हुआ था, उस टाइम की बात कर रहा हूं। उसी केस की हियरिंग का हवाला देते हुए मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। पहले आप ये क्लियरिटी ले लीजिए कि एसएफआईओ के इन्वेस्टरों को हरगिज जो है उनका ना नुकसान होने वाला है ना फायदा भी होने वाला है। कैसे? वो ये है कि 580 करोड़ का रिफंड इनके फेवर में नहीं आने वाला है अगर सुप्रीम कोर्ट हक पर होगी और एज पर लॉ जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एज पर लॉ जाना है, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही जाना है। हो सकता है कि वो ईडी को बोले पैसा देने के लिए, हो सकता है वो एसएफआईओ को बोले, ये उनके फेवर, वो उनके पास राइट्स हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको अलग सा ऑर्डर देना पड़ेगा, जो अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए, जितने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वो सीधा एसएफआईओ की तरफ इशारा करते हैं, सिवाय 18 अक्टूबर 2024 के हियरिंग के। ठीक है, वो भी मैं खुलासा करता हूं। तो ये क्लैरिटी पहले दे देता हूं जो आपको कंफ्यूज ना हो। बाद में ये 18 अक्टूबर 2024 के बारे में आपके सामने मैं बात रखूंगा। हाँ, ये चांद भाई के बारे में भी आगे वीडियो जरूर बताऊंगा। ये पहले ये पूरी बात सुन लीजिए। नेक्स्ट जो है, ये क्लैरिटी ये है कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत क्यों होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि डिपॉजिटर्स एक्ट कानून को इजाजत देता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, किसी को भी जज को फैसला लेते समय उनको कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि वो अपनी जबान से कुछ भी फैसला लेते हैं, ना ही वो लेने वाले हैं। ठीक है, अब कानून किसका इजाजत देता है, वो ये है कि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर केस उसकी तरफ केस रुख मुड़ता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तेलंगाना की है सीसीएस, या तो मुंबई की ईओडब्ल्यू, या तो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो स्पेशल ऑफिसर हैं, ये लोगों के फेवर में अगर केस आता है तो आवाम को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है पैसा देने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है इनकम टैक्स को जाता है प्रायोरिटी, और तीसरा जो है बैंक्स को जाता है। मान लो कि अगर एसएफआईओ के फेवर में केस बनता है, क्योंकि एसएफआईओ एक ऐसी एजेंसी है जो कंपनीज एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है, तो एसएफआईओ कंपनीज एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन अगर कर रही है, अगर वो उसके फेवर में, अभी तक तो था 18 अक्टूबर 2024 तक एसएफआईओ के फेवर में था केस, लेकिन 18 अक्टूबर 2024 के बाद इसको हटा दिया है लोअर कोर्ट्स को पावर्स देके सुप्रीम कोर्ट ने। ये मैं आपको खुलासा करूंगा, ये भी मैं आपको बताना जरूरी है। अब देखिए एसएफआईओ जो सिर्फ कंपनीज एक्ट, अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले इन्वेस्टरों को पहला जो है उनका हक बनता है, इन्वेस्टरों का पहला हक नहीं बनता। कंपनीज एक्ट के तहत अगर जाएंगे तो पहले जो है बैंक्स का, फिर बाद में इनकम टैक्स का, बाद में कोई दूसरा लोचा है कंपनीज एक्ट के तहत, वो तमाम चीजें उनको पैसा जाने के बाद इन्वेस्टरों को जो भी है उनका पैसा अगर बच गया तो उन लोगों को पैसा मिलेगा। यानी कि 580 करोड़ अगर रिलीज हो भी गए, पैसा इकट्ठा हो भी गए, तो एसएफआईओ के क्लेमेंट्स को पैसा मिलने का डाउटफुल है यहां पे, ये याद रख लीजिए। हाँ, अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में है या नहीं है। पिछली बार जब नवंबर 11 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो जज साहब से एक सवाल पीछे से एक वकील ने किया था कि इनकम टैक्स वाले भी तो आ जाएंगे, उनको भी तो पैसा देना होगा। तो जज साहब ने जवाब में कहते हुए यह बताया उनको कि पहले हम इन्वेस्टरों का देखेंगे, पहले हम कस्टमर्स का देखेंगे, पहले हम डिपॉजिटर्स का देखेंगे, इनकम टैक्स का पैसा बचेगा तो फिर सोचेंगे उसके ऊपर क्या करना है। तो जज साहब ने बातों में, पेपर में तो नहीं है, लेकिन वो वीडियो अगर आप फिर से देखेंगे, उस दिन का वीडियो बहुत सारे चैनल में, हमारे चैनल में भी वो वीडियो मौजूद है जो 11 नवंबर 2024 का है। उसमें जज साहब ने साफ बताया कि डिपॉजिटर्स यानी कि कस्टमर्स को पहला मौका मिलेगा पैसा देने का। तो अगर पहला मौका है तो इसका मतलब जज साहब डायरेक्टली बातों से इशारे में कह दिया कि ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ये केस चलेगा।
क्योंकि यही एक कानून जो है उसकी इजाजत देता है, ना कि एसएफआईओ उसको, एसएफआईओ कंपनीज एक्ट के तहत उसको कंपनी जो है आवाम को पैसा लौटा सकती है। ये कानून उसका इजाजत नहीं देता कि पहले वो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करे। सिर्फ डिपॉजिटर्स एक्ट जो है, चाहे वो तेलंगाना का टीपीआईडी एक्ट हो या महाराष्ट्र का एमपीआईडी एक्ट हो या कर्नाटका का केपीआईडी एक्ट हो या बट्स एक्ट हो, द बैनिंग ऑफ दो सेंट्रल एक्ट है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटर्स एक्ट जो है वो बट्स एक्ट, ये कुछ भी एक्ट लगा लो वो उसकी इजाजत देता है कानून का। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काम करने के लिए जाएगा। लेकिन अगर कोई जाएगा तो आज तक मेरी जो फाइट थी वो इसी को लेकर के थी। ये जो है अब तक सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिटर्स एक्ट की तरफ जो है रुख नहीं मोड़ रहा था। अब मैं जो है सवाल का जवाब जो है, मेरे पास सवाल भी है, उसका जवाब भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, और क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की फिर से मैं आपको कॉन्डेनेशन ऑफ डिले की बात बता रहा हूं। ये तो एसएफआईओ ने किया है, ठीक है। उसके अलावा तेलंगाना की द स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल ऑफिसर वंदना वर्सेस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये जो केस की जो है, ये केस डिटेल्स है, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब मामला ये होगा कि ये लोग अब डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत वहां पे केस को रजिस्टर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, अब ये एसएफआईओ का कंपनीज एक्ट में जो केस था उसको हटा के ये टेक ओवर करेगी तेलंगाना की गवर्नमेंट। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट क्यों, मुंबई की, महाराष्ट्र की जो है वो ईओडब्ल्यू वो क्यों नहीं, या कर्नाटका की डिपॉजिटर एक्ट के तहत जो स्पेशल माफी चाहता हूं, स्पेशल एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो क्यों नहीं आई, उसकी टेक्निकल रीजंस हैं। वो आ सकती है, लेकिन हद से ज्यादा जरूरी है तेलंगाना की गवर्नमेंट को, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो हीरा ग्रुप की वो तेलंगाना में हैदराबाद में है, आज भी है और पहले भी वही थी। अब कर्नाटका का और महाराष्ट्र का मामला क्या है, वहां पे ऑफिस थी, एक ब्रांच ऑफिस थी दोनों जगह पे, और दूसरे स्टेट्स में भी चल रहे हैं वो अलग थे। अभी मैं बस इतना ही आपको कंफ्यूज ज्यादा नहीं करूंगा। ये लोग केस रजिस्टर कर सकते हैं, केस को आगे बढ़ा सकते हैं, आवाम को पैसा लौटा भी सकते हैं। लेकिन पूरे इंडिया को अगर इंसाफ मिलना है तो तेलंगाना की गवर्नमेंट पूरे इंडिया को इंसाफ दिला सकती है, क्योंकि हेड ऑफिस वहां थी, मेन केस वहां पे रजिस्टर होता है, मेन केस वहां से बनता है। ऑफेंस कहां हुआ, तेलंगाना में हुआ। ये वजह है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट के जानिब से स्पेशल ऑफिसर ने अभी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि ये जो है केस जो है एसएफआईओ का नहीं बनता, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फेवर में जो है ये आता है, और इन्वेस्टर्स को इंसाफ मिलना है। जो आप लोग हैं, चाहे वो ही एसएफआईओ के क्लेमेंट्स हो या आप नॉन क्लेमेंट्स हो, जो कंप्लेंट नहीं किए, दोनों में से कोई भी हो, सबके लिए ये बताया जाता है कि आप लोग जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत आपको पैसा देना चाहिए, और जितना भी अभी तक ईडी ने प्रॉपर्टी सीज किया है, ये तमाम चीजें जो है तेलंगाना की हुकूमत को दिया जाए, ताकि डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत सेक्शन 7 ऑफ 3 इस्तेमाल करके 5 सेक्शन 5 इस्तेमाल करते हुए, ये 2-3 सेक्शंस हैं, ये प्रॉपर्टी को जो है उनके फेवर में लेकर के फिर पब्लिक को लिक्विडेशन करके सेक्शन 7 ऑफ 3 में पब्लिक का पैसा वापस दिया जाए। ये एक्चुअल में हकीकत होती है। अब बात है कि इसमें नुकसान एसएफआईओ वालों का तो मैंने पहले ही बता दिया, उनको फायदा जरूर नहीं है। कोई भी अगर वो एसएफआईओ में लिस्ट होती है, नुकसान जो है ज्यादा हो सकता है अगर वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत पैसा देने की बात होगी। तो ये होने वाला नहीं है, इसलिए मैं पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था, उनका नुकसान भी नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर्स एक्ट के लिए जज साहब ने ऑलरेडी इसकी बात जिक्र जो है नवंबर 11, 2024 को कोर्ट में कह दिया था। पेपर में तो नहीं है, लेकिन जबानी तो बोल दिया। उसकी वीडियो की एविडेंस भी आपके सामने चाहिए तो आप फिर से वो वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल में भी है, दूसरे चैनलों में भी है। सुप्रीम कोर्ट की नवंबर 11 की हीरा गोल्ड की अपडेट देखो तो मिल जाएगा। अब मोटी मोटी बात कहने की बात यह है कि कॉन्डेनेशन ऑफ डिले के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। अब फरहान रशीद भाई, सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना की गवर्नमेंट भी जा रही है और कॉन्डेनेशन ऑफ डिले के लिए एसएफआईओ भी गई है। आप कहते हैं कि आप जो है कॉन्डेनेशन ऑफ डिले करने के बारे में बात कर रहे हैं। ये थोड़ा मामला समझ में नहीं आया। जब हमारे हक में कुछ काम हो रहा है तो हम क्यों जाएं। उसका जवाब ये है,
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तैयार रख के रखा हूं ग्रुप बना के कि हम इसके लिए तैयार रहेंगे अगर प्रॉब्लम हो गया तो। और मैं आप लोगों को यह भी बताया हूं पहले भी कि 18 दिसंबर 2024 तक हम इंतजार करेंगे, ताकि जो 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, वो केस में क्या होने वाला है, क्या चीजें हैं, क्या ऑर्डर निकलने वाला है, उस बेस को लेकर के फिर हम जो है क्या फैसला लेना है, करना है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले या नहीं करना है, उस पर फैसला करते हैं। मान लो कि रिपोर्ट नेगेटिव आती है सुप्रीम कोर्ट से 17 दिसंबर 2024 को, तो 18 दिसंबर 2024 को हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का 100% फैसला कर लेंगे। उसमें फिर हम कोई नया जो है डेट नहीं चूज करेंगे कि हम डिले के लिए, डिले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करने के लिए हम इमीडिएटली लॉयर को पकड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में जो तेलंगाना की गवर्नमेंट जो गई है, उन्होंने जो है ये डिपॉजिट एक्ट के तहत जो है दलील पेश की और वो जो है हमारे फेवर में पॉजिटिव आ जाती है, तो मैं हमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं 18 दिसंबर 2024 तक रुकना चाह रहा हूं, ताकि आवाम के जो है चाहे वो 200, 300, 500 जो भी खर्चा हो रहा है वो बचा सकूं। अब कुछ ही दिनों की बात है, 1-2 दिन की बात है, रुकने में कोई नुकसान तो है नहीं। अभी आज ही के आज हम जो है कहीं पे भी जाके कॉन्डोनेशन डिले फाइल करेंगे तो वो ऑर्डर भी तो नहीं आने वाला है, 1.5-2 महीने का केस तो चलेगा ही, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी कि क्लेम फॉर्म के लिए भरने के लिए। तो यही वजह है कि मैं जो है रुका हूं फिलहाल के लिए। लेकिन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आज नहीं तो कल हम लोगों को करना जरूरी है, अगर तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है वापस से विंडो ओपन करके न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके एक एडवर्टाइजमेंट नहीं दे देती और आवाम को 1 महीने की मोहलत, ये ध्यान रखें, 1 महीने की मोहलत देके फिर से जो है उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। भले ही ईओडब्ल्यू मुंबई की दे या ना दे, तेलंगाना की हुकूमत को यह काम करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हेड ऑफिस हीरा की वहां थी। तो ये केस जो है तेलंगाना के हुकूमत को जो है डिपॉजिट एक्ट के तहत जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में एक चीज नहीं हुई है, वो है न्यूज़पेपर में ऐड दे करके पब्लिक को जो है, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं उनको बुलाना है कि आप आओ, अगर आपका पैसा फंसा है हीरा गोल्ड में, हम आपको पैसा वापस करेंगे गवर्नमेंट के जानिब से, आप अपना पैसा लेना चाहते तो आप हमारे पास आओ करके। तो ये अभी तक इन्होंने किया नहीं है, लेकिन कर्नाटका में ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन कर्नाटका वालों को भी कोई मेजर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना ने किया नहीं है। और महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो बंद भी कर दिया है। ठीक है, ये प्रोसीजर उन्होंने भी ठीक से फॉलो नहीं किया है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है, जब तेलंगाना की गवर्नमेंट ये न्यूज़पेपर में परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लेगी, ये तमाम इंडिया के तमाम जो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनके सब के लिए बेहतरीन होगा, सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट को ये काम करना है, अगर आप लोगों को बिना पैसा खर्चा कराए अगर आपके क्लेम फॉर्म्स को लेना है, तो तेलंगाना की गवर्नमेंट को जो काम करना है, जो अधूरा काम है, वो उसको करना है। अगर उसने नहीं किया है तो हमें उसे मजबूरन करवाना पड़ेगा। यही वजह है कि मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा हूं, इतने दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूं कि हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए तैयार रहें, अगर तेलंगाना की हुकूमत ये काम नहीं करती है। अब बात यह है कि मेरा रुकने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 17 दिसंबर 2024 को इसकी हियरिंग है। ये जो मैं चाहता था उसके लिए उसने अर्जी डाली जरूर है। अब इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट के ऊपर हम जो है 18 दिसंबर को फैसला जरूर करना पड़ेगा। अब SFIO भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले किया है, लेकिन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो गया, वो पास हो भी गया, तो यहाँ पे आपको नुकसान जो है नहीं होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे भी अगर आपको डेट मिल जाती है, SFIO वालों की वजह से भी अगर डेट मिल जाती है, तो भी आप अपना नाम जो है वहाँ पे रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि वो फाइल जो है वापस से तेलंगाना की गवर्नमेंट और EOW और कर्नाटका की स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उनके स्टेट के हिसाब से उनको वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट जो फैसला करेगी उसके हिसाब से वो फाइल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन रीवेरिफिकेशन जरूर होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है। SFIO, डिपॉजिटर्स एक्ट, तेलंगाना की CCS, फिर EOW मुंबई की, कहाँ जाना है, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स भी जो है, डिपॉजिटर्स भी जो है कंफ्यूजन में है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए तेलंगाना की हुकूमत वापस से जो है इसकी रीवेरिफिकेशन करेगी, और EOW भी करेगी मुंबई की, और कर्नाटका की गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, अब ये नहीं करेगी बाई चांस, मेरा डर ये है,
मेरा क्या डर है? मेरा डर ये है कि बाई चांस 580 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने बाई चांस सिर्फ एसएफआईओ के इन्वेस्टरों का पैसा रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया, समझो, जो लोग ग्रुपों में बता रहे हैं, चलो दे दिया समझो, तो उस सूरत में नॉन कंप्लेनेंस भाई बहन जो है उनके लिए कानून का रास्ता जरूर है, उसको वो चैलेंज जरूर कर सकते हैं, उसमें वो रोक टोक जरूर ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मान लो कि वो पैसा रिलीज हो गया, बैंक से निकल गया और एसएफआईओ के क्लेमेंट्स के अकाउंट में वो पैसा पहुंच गया, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगती है, चाहे वो तेलंगाना की गवर्नमेंट हो या मुंबई की गवर्नमेंट हो या कर्नाटका की बेंगलुरु की गवर्नमेंट हो, बाई चांस प्रॉपर्टी नहीं मिलते, किसी के हाथ में नहीं लगती, तो नॉन कंप्लेनेंस को पैसा मिलेगा तो कैसे? जब पैसा ही खाली कर दिया एसएफआईओ के क्लेमेंट्स ने, तो इनको कैसे मिलेगा? अब एसएफआईओ वालों की बात बता रहा हूं। मान लो कि ये केस डिपॉजिटर्स एक्ट में नहीं लग के केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कंपनीज एक्ट के फेवर में कर दिया समझो, और बोलती है कि पहले इनकम टैक्स वालों को पैसा दिया जाएगा, बाद में आपको दिया जाएगा, तो आपको पैसे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, इसका भी तो शक है। तो हमें जो श्योर शॉट जो फैसला करना है, वो कानून किसकी इजाजत देता है, जो आपको सबको जो है हक हलाल का पैसा कानून किसका इजाजत देता है, कौन सा जो है केस सही है, कौन सा केस में आपको इंसाफ मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं एसएफआईओ वाले हो या नॉन कंप्लेनेंस भाई बहन हो, आप लोगों से आजीजाना गुजारिश करता हूं कि अगर आपको एसएफआईओ की लिस्ट में ही रहना है, आपको कॉन्डेनेशन ऑफ डिले फाइल नहीं करना है, या आपको ईओडब्ल्यू नहीं जाना है, या आपको सीसीएस में नहीं जाना है, या आपको डिपॉजिट एक्ट के तहत केस नहीं जाना है, अगर आपको लगता है कि आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे आपको मुबारक, लेकिन आप जो है नॉन कंप्लेनेंस भाई बहन को बिल्कुल भी ना रोकें। ये आपका पर्सनल मामला है, जो मुझे सच था वो समझाना जरूरी था, मैंने आपको समझा भी दिया। अब मेरे ऊपर भरोसा करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अब रही बात जो है चांद भाई की, जो बात है उनका कुछ मामला कुछ है ही नहीं है, जस्ट ऐसे ही मुझे उनसे मोहब्बत बहुत है, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर ज़रूर जो है अपने चैनल में लगाया। उन्होंने ज़रूर बताया कि मेरा जो है तस्वीर अपने चैनल में मत लगाओ करके। अब बात यह आती है कि चांद भाई नहीं गए थे किसी की बिरयानी खाने के लिए, लेकिन सुनने में आया कि कोई बिरयानी खाने के लिए गया था हीराबाई की ऑफिस को, तो चांद भाई तो नहीं गए, लेकिन कोई गया था सुनने में आया। तस्वीर लगाया इसका मतलब ये नहीं कि चांद भाई गए थे, तो मैं ये भी बता रहा हूँ, लेकिन वो बिरयानी शायद अपने घर में खाए होंगे। मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा हूँ, ना उनके ऊपर कोई झूठा तहमत लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक बात ज़रूर है, मैं उनकी तस्वीर लगाने का मकसद जो है, ये बिरयानी खाए नहीं खाए, हीरा के ऑफिस में गए थे या नहीं गए थे, ये बताने के लिए नहीं। उन्होंने ग्रुप में मेरे से बहुत बदतमीजी किया है आज, वो मुझे जो है चुप कराने पे तुले हुए। ग्रुप में मुझे कुछ भी, मैं अच्छी बात करता हूँ, अगर मैं कुछ भी जो है आवाम को अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ सच बचाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे चुप करने के लिए बात करते हैं। और ये भाई साहब ने, कि एक सच्चाई ज़रूर है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था फरहान रशीद को, हमारे चांद भाई ने, और फ़ोन करके बोले थे कि कोई बीच का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो, मेहनताना बोलो, मेहनताना बोलो। ये वही भाई थे, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, ये किसी की बिरयानी नहीं खाए। इनको मैं झूठा इल्ज़ाम लगाना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कभी नहीं लगा सकता इनके पर। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं ये, लेकिन मैं इनके पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये फ़ोन किए थे भाई साहब ने, और बोले थे कि एक बार मुझे फ़ोन करके कि बीच का रास्ता निकालो, और मैंने इनको बोला था कि ये टोली चौकी की ज़मीन छोड़ करके, अगर नौहरा शेख जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो 11 नवंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तारीख से पहले की बात है, तो मैंने बताया था कि अगर नौहरा शेख जो है टोली चौकी की ज़मीन छोड़ के दूसरी कोई भी 600 करोड़ की ज़मीन जमा करती है तो अच्छी बात है, वही बीच का रास्ता है, कोई दूसरा बीच का रास्ता नहीं है। बोले कि फिर डॉक्यूमेंट कुछ बनाना है, आप बना के भेजो। मैं बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट। फिर ये बोले कि मेहनताना लगेगा, तो मैंने बोला कि हाँ, डॉक्यूमेंट चार्जेस तो लगेंगे, मेरी मेहनत लग रही है।
लेकिन बीच का रास्ता सिर्फ यही है कि ये टोली चौकी की ज़मीन हटा के, तो बात ये हुई कि वो बीच का रास्ता जो मैंने इनको बताया था कि टोली चौकी की ज़मीन हटा के कोई भी दूसरी ज़मीन जो है 600 करोड़ की, ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे, जो कि नौहरा शेख ने नहीं किया। तो मैं जो है किस लिए मेहनताना लूँ, डॉक्यूमेंट चार्जेस मैं क्यों लूँ? मेरी शर्त तो ये थी ना कि 600 करोड़ जो 580 करोड़ जो लोगों को जाना है एसएफआईओ के क्लेमेंट इन्वेस्टरों को, उन लोगों के फेवर में अगर होना है तो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पे डालेगी नौहरा शेख, तो वो बच सकती है। बीच का रास्ता यही था, बराबर। तो बीच का रास्ता तो मैंने इनको बता दिया बिना फीस के। अब वो बेवजह ग्रुप में आके जो है भड़क रहे हैं। अब वो मेहनताना क्या था, क्या सच है, क्या वो डॉक्यूमेंट थे, वो क्या है, वो मुझे अल्लाह मालिक जानता है। मुझे इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात हमारे यूनुस भाई की, उनकी तस्वीर ज़रूर नहीं है क्योंकि वो जो है बिरयानी बिल्कुल नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है। अब उनकी बात ये है, उनके ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी बात थोड़ी सी मुझे बहुत बुरी लगी जो दिल पे लग गई। उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर करके ग्रुप में जो है इल्ज़ाम, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। फिर भी मैं उनके के लिए खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो उनका मानना यह है कि मैं ऐसे वीडियोस बना के नौहरा शेख को ब्लैकमेल कर रहा हूँ और पैसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यूनुस भाई ने मेरे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उनसे खफा ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यूनुस भाई जो है वो बिरयानी खाए बोल के नहीं है। वो प्योर वेजिटेरियन है, वो बिरयानी नहीं खाए। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा। बस मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं चांद भाई, मेरे ऊपर कोई भी आप रोक टोक ना लगाएं। आपको जैसे काम करना है आप अपने तरीके से, जो आपको सही लग रहा है, आप अपने एसएफआईओ के भाइयों बहनों को मदद करिए जो आपके तरफ से करना चाहिए। और आप अच्छे काम कर रहे हैं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी कर रहे हैं। आप जो है किसी एडवोकेट को पकड़ के आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सुप्रीम कोर्ट भी गए, वो भी अलग मामला है। आप 1000-2000 जो है वो वकील को दिलाए थे, आप उसमें कुछ भी उसका हिस्सा नहीं है। मैं उसके ऊपर भी, आपके ऊपर कोई शक नहीं है। मैं ये लाइव इसलिए आके बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसा शक ना हो कि मैं आपके ऊपर शक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके अलावा कोई जो जाके बिरयानी ऑफिस में खा के आया, वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वो जो है जो भी बिरयानी खाया वो उसको अल्लाह देख लेगा। मुझे आपको जो है के बारे में कुछ भी मैं बोलूँगा तो मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी और जो है मैं गुनहगार हो जाऊँगा अगर गलत शक किया। सही बात यूनुस भाई की, तो मुझे उनके ऊपर रत्ती भर भी जो है शक नहीं है। बस उनसे मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि आज तो हद हो गई। उन्होंने मुझे ब्लैकमेलर का टैग लगा दिया ग्रुप में, सबके सामने में जो मुझे जलील करने की कोशिश की। मैं 300 रुपये लेता हूँ, लूँगा, 300 रुपये लेके लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। और मुझे लोग जो है अगर उनको मेरे पर भरोसा है तो 300 रुपये दे के वो मेरे से सपोर्ट लेंगे। अगर उनके पर मेरे पर उनको भरोसा नहीं है तो उनका जाने, उनका नुकसान है, मेरा थोड़ी नुकसान है भाई। अगर नुकसान होता है तो उन लोगों का है, मेरा थोड़ी है। और मैं अपने हक हलाल की रोटी मांग रहा हूं और मैं सीना ठोक के ले रहा हूं। मैं पीछे से जाके बिरयानी खा के नहीं आ रहा। मैं सीधा सीधा जो है 300 रुपये में बिरयानी आती ज़रूर है। जोमेटो में, स्विगी में ऑर्डर किए तो हलाल बिरयानी मिल जाती है। 300 रुपये की हलाल की बिरयानी मेरे लिए काफ़ी है और मैं ये बिरयानी ज़रूर खाऊंगा। कोई रोकना है तो रोक के दिखा दे मुझे। और मैं इंसाफ दिलाने के लिए आवाम को फ्री में तो हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मजबूरी अलग है। मैं इतना मालदार नहीं हूं, जो मैं बार बार बता चुका हूं। अब इससे ज़्यादा अगर कोई मुझे बदनाम करने के लिए आएगा, उसके लिए मुझे जवाब फिर से वीडियो बना के देने की ज़रूरत है ही नहीं है। और मैं जो है आवाम उनके लिए जवाब जो देना है वो ज़रूर देगी, चाहे वो एसएफआईओ वाले हो या नॉन कंप्लेनर्स, दोनों। ये लिख के रख लेना, वो दोनों जवाब देंगे अगर कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा। फिलहाल बस इतना ही है। मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। और जाते जाते एक छोटा सा गुजारिश है, प्लीज़ नोट करिए। आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम 2015 से लगातार अपनी कौम यानी मुसलमानों की आवाज़ बनकर आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका है। आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। आज के हालात में एक ऐसे न्यूज़ चैनल की ज़रूरत है जो मुसलमानों की आवाज़ बने, और वो है रिपोर्टर एक्स न्यूज़। ये चैनल सिर्फ आपके ताउन से चलता है, इसीलिए गुजारिश है कि आप अपने डोनेशन या ताउन हमारे जीपे या फ़ोन पे नंबर 9823658527 पर ज़रूर भेजें। आपके ताउन के बिना हम इस चैनल को आपकी आवाज़ नहीं बना सकते। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।